वालेकुम। आज हम करेंगे जी आपके डायबिटीज़ वाले टॉपिक के सारे यूक्यूज़ जो आए हुए हैं, और जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो मोर देन इनफ है। ठीक है, उसी में से ही मेनली जो है ना क्वेश्चंस आते होते हैं। आपने उसको जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से आपने पढ़ लेना है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर है आपका G1। What is the criteria to establish the diagnosis of diabetes mellitus on the basis of blood glucose levels? तो इसके अंदर आपने क्राइटेरिया वो सारा लिखना है कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, रैंडम ब्लड ग्लूकोज और ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिसमें हमने 75 ग्राम ग्लूकोज दिया था, और लास्ट जो है HbA1c। ये सारे के सारे आपने इसके अंदर लिख देनी है, साथ वैल्यूज़ भी मेंशन कर देनी है। 1.5 का ये आपका टेबल बन जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्री डायबिटीज़? तो प्री डायबिटीज़ क्या होती है कि इम्पेयर्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, और आपने इसमें ये बताना है कि इसमें क्या होता है कि डायबिटीज़ से पहले थोड़ी सी अगर लेवल बढ़ जाए ग्लूकोज का, तो उसमें हम कहते हैं कि ये जो है ना इम्पेयर्ड हो गया है, और इसमें चांसेस होते हैं कि पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ में चला जाए। और थर्ड आपने इसमें मेंशन कर देनी है कौन कौन सी वैल्यूज़ जो मैंने बताई थी कि प्री डायबिटीज़ में कौन कौन सी होती हैं, फास्टिंग में कौन सी होती है, और ग्लूकोज के अंदर क्या होती है, और HbA1c की वैल्यू क्या होती है, वो मैंने आपको बताई थी। आई होप कि दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे जी है नेम द लियंस। उन्होंने कहा है कि आप लियंस के नाम बताएं विच अकर इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो ये हमने पढ़ा था कॉम्प्लिकेशंस वाला सेकंड वीडियो के अंदर। उसमें क्या था कि अगर नेफ्रोपैथी हो जाएगी तो उसमें 3 मेन लियंस होती हैं। ठीक है, 3 मेन लियंस होती हैं। वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले उन्होंने कहा था कि एक था कि ग्लूमेरुलाई के लियंस आ जाएं। ग्लूमेरुलाई के लियंस के अंदर आपने ये मेंशन करना है लाजमी कि उसमें 3 तरह की होती हैं। कि उसमें क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो सकती है, डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस हो सकती है, और नोड्यूलर ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस हो सकती है, जिसे हमने कहा था काइमर स्टील विल्सन लियन। ये आपने मेंशन करना है। सेकंड जो लियन थी वो कहाँ पे हो रही थी? वेसल्स के अंदर हो रही थी। तो हमने वो कह दिया था कि रीनल वेस्कुलर लियंस थी, और उसमें मेनली क्या हो रहा था? उसमें हो रहा था आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस, और किस में था? आर्टरी आफ्रंट्स में और एफ्रंट्स में। ठीक है, तो ये हमारा आर्टरीज का हो गया। और थर्ड लियन जो थी वो कौन सी थी? वो आपकी लियन थी पाइलोनेफ्राइटिस की लियन, जिसमें नेक्रोटिएजिंग पेपिलाइटिस हो रहा था, पेपिलरी नेक्रोसिस हो रहा था। ठीक है, तो ये इसकी जो है ना 3 लियंस मैंने आपको बताती हैं जो कि नेफ्रोपैथी या फिर किडनी में होती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी किडनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है 2। डिस्क्राइब द पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस किस में मेनली था? डायबिटीज़ टाइप 1 में था, और इसको आपने फ्लो चार्ट की फॉर्म में जो है ना लिखना है कि क्या क्या होता है इसके अंदर। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपके लिए बनाया है। अच्छा जी, आपके एक तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की उन्होंने पैथोजेनेसिस पूछ ली है। सेकंड वो पूछते हैं कि जी बताएं कि डायबिटिक कोमा क्या होता है। तो डायबिटिक कोमा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपने करना है इसके अंदर। अच्छा, अब दोनों ही हम कवर कर लेंगे इसी के अंदर ही। अब होता क्या है कि डायबिटीज़ टाइप 1 के जो पेशेंट होते हैं उनमें मैंने बताया था आपको कि इंसुलिन नहीं होती, क्योंकि जो है ना एट्रोफी हो जाती है बीटा सेल्स की। तो आपने यहाँ मेंशन करना है कि डायबिटीज़ 1 के अंदर जो है वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, या फिर इंसुलिन जो है वो नहीं होता। ठीक है, ये इंसुलिन नहीं होता। अब इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकागोन रिलीज़ होगा किस नतीजे में? जब स्ट्रेस, इन्फेक्शन या एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ग्लूकागोन जाएगा, एडिपोज टिश्यूज कहेगा कि फ्री फैटी एसिड्स निकालो। इसके अलावा ग्लूकागोन डायरेक्ट लीवर को भी कहेगा कि आप ग्लूकोनेजेनेसिस करो। इस ग्लूकोनेजेनेसिस के नतीजे में जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमें हाइपरग्लाइसीमिया मिलता है। और ये जब ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो साथ क्या होगा? यूरिन में पेयर होगा। जब यूरिन में पेयर होगा, ठीक है, जब यूरिन में पेयर होगा तो क्या करवाएगा? डिहाइड्रेशन करवाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक इफेक्ट जैसे वॉल्यूम की बहुत डिप्लीशन हो जाएगी, बंदा शॉक में चला जाएगा। साथ ही साथ मैंने बताया था कि एडिपोज टिश्यू से फ्री फैटी एसिड्स निकल रही हैं, ये जाएंगे लीवर के अंदर। लीवर इनको ऑक्सीडाइज करके सिंथेसाइज करेगा कीटोन बॉडीज़, और कीटोन बॉडीज़ जब होंगे तो एसिडोसिस हो जाएगी पूरी बॉडी के अंदर। जब एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा तो पूरी बॉडी के अंदर बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनकी जो है ना वो डिसऑर्डर हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि डायबिटिक कोमा हो जाता है। सही है, तो आपने इसको लिख लेना है अपने अच्छे से वर्डिंग में, और इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख के अपने बुक के ऊपर लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछती हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस। फिर वही बात, एंड व्हाट इज़ द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़। तो मैंने आपको 3 बातें लिखवाई थी कीटोन बॉडीज़ के बारे में कि जब स्टारवेशन होती है,
स्टारवेशन में जो है ये एनर्जी सोर्स होता है वाइटल ऑर्गन्स का, मेनली जो होता है ब्रेन का। इसके अलावा हम ये पता चल जाते हैं कि बॉडी के अंदर जो है वो क्या फ्री फैटी एसिड्स यूज़ हो रहे हैं, मेन लिपिड्स यूज़ हो रहा है या फिर कार्ब यूज़ कर रहा है बॉडी, ठीक है, ये पता चल जाता है। थर्ड हमने कहा था कि हमें डायबिटिक कीटोसिडोसिस होगा तो हम कीटोन बॉडीज जो है ना वो डायग्नोस्टिक टूल्स होता है, ठीक है। तो ये अपनी तीनों जो बातें हैं ये भी लिख लेनी है, ये पहले लिखवा चुकी हूँ मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। An elderly lady was brought to the emergency room in a drowsy state with signs of severe dehydration। सबसे पहले तो आपने नोट कर लेना है कि ये एल्डर है, ठीक है, एल्डर है, तो इसका मतलब ये है कुछ चांस और क्या है, वो ड्राउजी हालत में मिली है कि कहाँ पे, एमरजेंसी के अंदर, ठीक है। और इसके ये बात याद रखनी है कि इसमें जो है ना डायबिटीज़ मेलाइटस कौन सी हो सकती है, मेनली 2 होगी। एल्डर से हमें कंफर्म आइडिया हो गया कि ये 2 की पेशेंट है तकरीबन, और सीवियर डिहाइड्रेशन की फॉर्म में मिली है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने जब देखा उसका प्लाज्मा सोडियम लेवल तो 158 था, मीन इंक्रीज था, अपर लिमिट पे था। पोटेशियम का लेवल देखा, एक मिनट, पोटेशियम का लेवल देखा तो वो भी अपर लिमिट पे था। अच्छा, अब आ गया बाइकार्बोनेट का लेवल। बाइकार्बोनेट का लेवल देखा तो वो 22 था, ठीक है, क्या था वो 22 था। अगर ये 22 है और नॉर्मल क्या है 24 to 32, इसका मतलब ये है कि इसमें बाइकार्बोनेट लेवल जो है वो नॉर्मल है। और उसके अलावा यूरिया का लेवल जो है वो इसके अंदर बढ़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मैंने कहा था कि जैसे डिहाइड्रेशन होगी तो सोल्यूट्स जो है ना वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है, और इसके अलावा जो है ना वो क्रेटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है 1.4, और इसके अलावा ग्लूकोज का लेवल तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ है। ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो वो जो है वो इंक्रीज़ की हुई है। अच्छा, ये पॉइंट लिखा हुआ है कि यूरिन वाज पॉजिटिव फॉर कीटोन्स। अब यहाँ तक आप पहुँचे हैं, पहले पता लगा आपको कि ये एल्डर है तो इसको तो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 होना चाहिए, इसको हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा होना चाहिए, लेकिन लास्ट में उन्होंने दे दिया है कि कीटोन बॉडीज़ आर पॉजिटिव। तो आप ये नोट कर लें, आपके ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। जो पास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें था कि कीटोन बॉडीज़ आर नेगेटिव, ठीक है, ये था। और अगर सपोज़ करें हम एक मेंशन कर भी दें कि चलो ठीक है बॉडी के अंदर कीटोन्स कुछ ना कुछ मिल गए हैं, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस 2 में मेनली ज़्यादा तो नहीं बनते, इतनी ज़्यादा नहीं बनते कि उसकी वजह से जो है ना कोमा हो जाए, लेकिन अगर सपोज़ करें कुछ ना कुछ बन ही गए हैं, अगर पॉजिटिव कह भी दें तो आपने कैसे डायग्नोस करना है, आपने ये चीज़ देखनी है। एक तो एल्डर था, सेकंड ये कि इसके अंदर जो लेवल था बाइकार्बोनेट का वो नॉर्मल था। इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जो है वो एसिडिक नहीं हुआ, वो एसिडिक नहीं हुआ तो वो कीटोएसिडोसिस नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मैं बताते चलूँ कि यहाँ पे नेगेटिव ही है कीटोन्स बॉडीज़। तो आपका क्या बनेगा डायग्नोसिस, तो हमारा डायग्नोसिस बन गया हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा, ठीक है, ये हमने डायग्नोसिस बना लिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि लिस्ट द कॉजेज़ ऑफ कोमा इन डायबिटिक पेशेंट। तो कौन कौन सी कॉजेज़ होती हैं, एक तो हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, ठीक है, उसकी वजह से जो है ना बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होगा, लेकिन जो है ना ब्रेन को ग्लूकोज लेवल नहीं पहुंचती, ठीक है, उसकी वजह से बॉडी जो सफ़र करती है वो हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब एनर्जी जो है ना वो कम हो जाती है, सफ़र करती है। और इसके अलावा क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है ना इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस हो जाती है, और इसके अलावा बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है, और डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट को जो है ना हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है, ठीक है, तो कोमा डेवलप कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ 37 years old मेल वाज सीन इन द एमरजेंसी रूम। 37 से आप अंदाज़ा लगा लें कि इसकी एज छोटी है, यंग है। एमरजेंसी में मिला है इन अ ड्राउजी स्टेट, ठीक है, फिर से वो ड्राउजी स्टेट के अंदर आ गया है। पास्ट हिस्ट्री रिवील्ड दैट द पेशेंट हैड डेवलप्ड डायबिटीज़ मेलाइटस एट एज ऑफ 6 years। इसका मतलब ये है इसको कौन सी टाइप है डायबिटीज़ मेलाइटस को, इसको है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1, ठीक है। उसके बाद एडमिशन लेबॉरेटरी डाटा शोज़, जब हमने लैब टेस्ट किया तो क्या मिला हमें मिला कि ग्लूकोज लेवल 850 था, बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो ग्लूकोज का लेवल है वो 850 है, सोडियम का लेवल 115 है, तकरीबन नॉर्मल ही है, थोड़ा सा कम है। पोटाशियम का लेवल जो है वो बढ़ गया। अच्छा हाँ, मैंने एक बात मेंशन करना भूल गई आपके जब टॉपिक पढ़ा रही थी, आप वो नोट कर लें यहाँ पे, और वो ये बात थी कि जब डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 होती है, ठीक है, जब टाइप 1 होती है उसमें क्या होता है, एक थोड़ा सा मैं क्लियर बनाती हूँ इसको, कि जब डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 होती है तो उसमें ये होता है कि जो सेल्स होते हैं, ये सपोज करें सेल्स हैं, ठीक है,
बॉडी के सेल्स में होते हैं कुछ ऐसे गेट्स जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम गेट्स, ठीक है, ये आपने पढ़ के आए हैं, सोडियम पोटाशियम गेट्स। इनको स्टिमुलेट करने के लिए भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन कम हो जाती है, तो ये गेट प्रॉपर नहीं चलता। ना चलने की वजह से जो है ना सोडियम वो अंदर का अंदर रह जाता है, ट्रैप कर जाता है, जबकि पोटाशियम जो है ना वो बाहर आ जाता है। एक तो इस वजह से हाइपर जो है ना कलीमिया हो जाता है, मतलब पोटाशियम लेवल ज़्यादा मिलता है और सोडियम लेवल कम मिलता है। सेकेंड कोज ये होती है कि जब बहुत ज़्यादा जो है ना एसिडोसिस हो जाएगी तो बॉडी के अंदर क्या होगा, ये हाइड्रोजन लेवल बहुत बढ़ जाएगा, ये हाइड्रोजन जीत जाएगा और जाके बॉडी के अंदर ना सेल्स के अंदर चला जाएगा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एकोमोडेट हो जाएगा। इसके आने के नतीजे में भी जो है ना पोटाशियम जो है वो बाहर निकलता है और इस तरह से पोटाशियम लेवल ज़्यादा हो जाता है, और सोडियम क्योंकि वो गेट नहीं चल रहा अब तो वो अंदर के अंदर इंट्रैप हो जाता है। इस वजह से जो है डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 के पेशेंट होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें सोडियम लेवल ज़रा कम मिलता है और पोटाशियम लेवल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है आपके। इसी वजह से यहाँ पे आपको ये लेवल ऐसे दिए हुए हैं, सोडियम लेवल कम, पोटाशियम लेवल 6। उसके बाद है क्लोराइड लेवल 79 है, ठीक है। तो ये भी जो है ना आपको पता है कि लेवल सोडियम के साथ साथ ही इसका भी रन कर रहा होता है, सोडियम लेवल कम होगा तो इसका लेवल भी कम होगा। जो पीएच का लेवल है वो है इसमें दिया हुआ है 7.2, और आपको पता है कि नॉर्मल पीएच क्या होता है ब्लड का 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। तो पीएच भी इसका एसिडिक हो गया, साफ जाहिर है। और आगे हमें एक चीज़ और कंफर्म हो गई है कि बाइकार्बोनेट का लेवल जो है ना वो 10 हो गया है, मिनबॉक बहुत कम हो गया है, इसका मतलब ये है कि ब्लड के अंदर एसिडोसिस हो गई है। अब यहाँ पे देखें यूरिन टेस्ट इज़ पॉजिटिव फॉर कीटोन्स, तो ये सही लिखा हुआ है। अब वो बताने क्या पूछ रहे हैं कि आपसे डायग्नोसिस बेस्ड ऑन दिस लेबोरेटरी रिजल्ट हमने लिखना है डायबिटिक कीटोएसिडोटिक कोमा, गिव द मैकेनिज्म ऑफ कीटोएसिडोसिस इन दिस स्टेट। तो मैंने आपको कीटोएसिडोसिस का जो है सारा मैकेनिज्म समझा दिया था, वही वाला लिखना है आपने। राइट डाउन द मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो मैक्रोवेस्कुलर में कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी होती हैं आपको पता है कि उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से जो है ना मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, इसके अलावा स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा आपने ये बात याद रखनी है कि जो पेरिफेरी पे गैंग्रीनस होता है वो भी डेवलप हो जाएगा, म्यूटेशंस वगैरह इम्पुटेशन वगैरह हो जाएंगी, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशंस इसकी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 6 उसमें कह रही हैं एन 18-year-old नॉन डायबिटिक गर्ल सडनली फेल इल, डेवलप्ड वॉमिटिंग एंड बिकेम ड्राउजी। अच्छा, 18 साल की लड़की है, उसको डायबिटीज़ थी और उसको वॉमिटिंग हो रही है और उसको ड्राउजी स्टेट हो गई है। शी वाज टेकन टू द इमरजेंसी वेयर ऑन एग्जामिनेशन शी हैड बीपी और 95/60, ठीक है। उसका बीपी कम था, पल्स रेट उसकी 112 थी, ठीक है, एंड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ थी। शी हैड डीप साइंग रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं, मैंने आपको बताया था कोस्मिल रेस्पिरेशन होती है डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 के अंदर। जब वो कोमा में चले जाते हैं उसमें क्या होता है कि उनको बहुत ही डीप और लेबर्ड ब्रीथ होती है। वो किस वजह से, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वो एसिडोसिस बढ़ गई है, तो बॉडी ट्राई करती है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। जब बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो उससे डीप और लेबर्ड और बहुत रैपिड सी रेस्पिरेशन होती है, उसे हम कहते हैं कॉस्मिल रेस्पिरेशन। और इसके अलावा मैंने बता चुकी हूँ कि उनकी ब्रीथ के अंदर एसीटोन की स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल आती है। तो डायग्नोसिस क्या हुई इसकी हुई है डायबिटिक कीटोएसिडोटिक कोमा। पूछ रहे हैं कि आपने 4 क्लिनिकल एंड 4 मेटाबॉलिक फीचर बताने हैं इस कंडीशन के, तो ये आप नोट कर लें, आपके पास पर इसमें भी ठीक नहीं लिखा हुआ। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे, जैसे पेशेंट आपके पास आया तो आपको क्या नज़र आएगा। एक तो वो ड्राउजी स्टेट में होगा, उसको बहुत ज़्यादा इंटेंस थर्स्ट होगी और उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही होगी और उसको नोजिया और वोमिटिंग की उसको बार बार हो रहा होगा, उसको एब्डोमेन के अंदर पेन हो रहा होगा, ठीक है। इस कंडीशन के साथ जो है ना वो पेशेंट आ रहा होगा और उसको ना कन्फ्यूजन सी होगी, मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही होगी कि आप क्या बोल रहे हो, वो बिल्कुल ऐसे जैसे बेहोशी की हालत में होगा। अच्छा, उसके बाद है कि 4 मेटाबॉलिक फीचर्स क्या होंगे इसके, तो आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म में क्या क्या डिफेक्ट आएगा कि तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। अच्छा, एक और बात नोट कर लें, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर एसीटोन ब्रेथ भी होगी, ठीक है, वो भी आप नोट करना है। अच्छा, मेटाबॉलिक की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो हमें पता है कि हाइपरग्लाइसीमिया होगा, बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन होगी, कीटोनीमिया होगा, कीटोनूरिया होगा, और इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो हमने पढ़ ही लिया है, और इसके अलावा ऑस्मोटिक डायरेसिस वगैरह भी होगा। ये 4-5 फीचर्स ये भी नोट कर लें।
उसके बाद क्वेश्चन है आखिरी के राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये मैं बता चुकी हूँ आपको डिटेल से कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है। एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वो फ्री फैटी एसिड्स निकालती हैं, वो जाके स्टिमुलेट करते हैं मैक्रोफेजेस को, इसके अलावा जाके बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन करते हैं, ये सारे जाके प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स वगैरह रिलीज़ करते हैं और इस तरह सारे के सारे इंसुलिन की रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा सकी हूँ कि ये। और एक बात जो मैं आपको कहने वाली हूँ वो ये कि अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर हेल्पफुल हैं और आपके लिए डायग्नोसिस करना इजी होता है तो लाजमी अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर किया करें लेक्चर्स, ताकि इस तरह से ये होता है कि बाकियों की हेल्प भी हो जाए। क्योंकि बेशक जो है ना बुक पढ़ी जाती है, लेकिन जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस नहीं हो रही होती। सो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो।